केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28% हुआ। ग्रामीण भारत के विकास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विशेष फोकस, कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने ली शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक गणमान्य लोग बने गवाह। मुख्यमंत्री ने रांची में धुमकुड़िया भवन निर्माण की रखी आधारशिला। जनजातीय समुदाय की कला संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण पर दिया बल। और कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का दौर जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भेजकर दिए कई दिशा निर्देश। कोविड अनुकूल व्यवहार के अमल पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज लंबे अरसे के बाद वर्चुअल की बजाय सामान्य रूप से कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्तों की बहाली पर भी बैठक में सहमति बनी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई की प्रभावित तिथि से 17% की बजाय 28% की दर से डियरनेस अलायंस और डियरनेस रिलीफ मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने आज शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें बतौर राज्यपाल शपथ दिलाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक गणमान्य लोग नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। राज्य के 72वें वर्ष में आज सन 2021वीं ईस्वी के जुलाई मास के छठे दिन 15 आषाढ़ 1943 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। रमेश बैस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। आइए अब इस रिपोर्ट से जानते हैं राज्य के नए राज्यपाल के बारे में और विस्तार से। झारखंड की नई राज्यपाल रमेश बैस का जन्म 2 अगस्त 1947 को तत्कालीन मध्य प्रदेश और अब के छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने भोपाल में उच्च शिक्षा ग्रहण की। साल 1978 में वे रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुने गए, जिसके साथ उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1980 में रमेश बैस विधायक भी बने।
1989 में वे रायपुर लोकसभा सीट जीतकर पहली बार संसद पहुंचे, जिसके पश्चात अनेकों बार वे सांसद चुने गए। केंद्र की अटल बिहारी सरकार में उन्होंने बतौर राज्य मंत्री कई जिम्मेदारियां संभाली। 20 जुलाई 2019 को वे त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए और अब वे झारखंड के राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं। झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्यों में विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड के विकास को अब तक सभी राज्यपालों ने नया आयाम भी दिया है तथा राजभवन अब से पहले 9 राज्यपालों के कार्यकाल का गवाह बना है। राज्य के 10वें राज्यपाल रमेश बैस से प्रदेशवासियों को कई उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री बाद से राजभवन अब तक कुल 10 राज्यपालों का गवाह रहा है। प्रभात कुमार राज्य के पहले राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहा। उनके बाद विनोद चंद्र पांडे को यह जिम्मेदारी मिली, जिनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक रहा। राज्यपाल जॉयस ने भी राज्यपाल पद को सुशोभित किया, जिनका कार्यकाल 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक रहा। उनके बाद आईपीएस अधिकारी रहे वेद प्रकाश मारवाह झारखंड के राज्यपाल बनाए गए, जिनका कार्यकाल 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक रहा। सैयद सिप्ते रजी भी झारखंड के राज्यपाल पद पर आसीन हुए और उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक रहा। उनके पश्चात 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 के बीच के शंकर नारायणन झारखंड के राज्यपाल रहे। एमओएच फारूक ने 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक इस पद को सुशोभित किया। उनके बाद डॉक्टर सैयद अहमद झारखंड के राज्यपाल बने, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015 तक रहा। 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रहीं और अब 14 जुलाई से राज्यपाल रमेश बैस का कार्यकाल शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के करमटोली चौक के पास धुमकुड़िया भवन के निर्माण के वास्ते भूमि पूजन किया और उसकी आधारशिला रखी। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची वासियों विशेषकर जनजातीय समुदाय को बड़ी सौगात देते हुए करमटोली चौक के निकट पूरे विधि विधान के साथ घुमकड़िया भवन के निर्माण के वास्ते भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। भवन निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद ये भूमि पूजन समारोह को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय की समृद्धशाली संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि जनजातीय समुदाय का देश में अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। धुमकुड़िया भवन का आधारशिला रखा गया है और मुझे लगता है सरकार के द्वारा ये एक अनूठा और एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज सरकार के द्वारा धुमकुड़िया सामुदायिक भवन का निर्माण सरना स्थल के परिसर में किया जाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि घुमकड़िया जनजातीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी स्थापना की दिशा में सरकार ने पहल की है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से इसका भवन निर्माण कराया जा रहा है। इस विकास के दौर में भी
उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जहां आज इन्हें होना चाहिए। कई राज्य अपनी समाज संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ देश के अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह, रांची सांसद संजय सेठ समेत कई अन्य विधायकगण भी मौजूद थे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 38,792 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 41,000 लोगों ने कोरोना से उबरकर जिंदगी की जंग जीती की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,792 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ इधर झारखंड में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब घटकर 347 रह गई है। चतरा, गिरिडीह और पाकुड़ में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस शेष नहीं है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 70 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 40 लोग कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में फिलहाल कोरोना रिकवरी रेट 98.42% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,14,441 कोविड रोधी टीके लगाए गए। 38 करोड़ 76 लाख 97,935 कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 37 लाख 14,441 टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी भेजकर कोरोना नियंत्रण के वास्ते अहम दिशा निर्देश दिए हैं। धीरे धीरे शुरू हुई हैं। हालांकि कोविड नियमों के भारी उल्लंघन के मामले भी देश के कई हिस्सों से सामने आ रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि खास तौर से सार्वजनिक परिवहनों, बाजारों और हिल स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में आर फैक्टर बढ़ना चिंता का विषय है। आर फैक्टर का 1.0 से आगे होना कोरोना फैलने का संकेत है। ऐसे में सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों, कंटेनमेंट जोन में कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर ऐसी जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित नहीं हो पा रहा हो तो पाबंदियां लगाई जाए और कानून के मुताबिक कार्यवाही भी हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में कोरोना नियंत्रण का काम बेहद प्रभावी तरीके से हुआ है, जिससे स्थिति अब लगभग कंट्रोल में है। गोड्डा जिले में भी कोरोना शून्य की स्थिति में है। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोविड के मरीज नहीं मिले हैं और कोरोना का डेडिकेटेड हॉस्पिटल अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हालांकि गोड्डा में जागरूकता अभियान भी चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल रैली निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया तथा उन्हें वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। जो तीसरा लहर है, दूसरे लहर की तैयारी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में जब केस इस देश के अंदर शुरू हुआ था, महज 5-6 हजार केस थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उन्होंने सारे मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था, आग्रह किया था कि आप अपने राज्यों के हिसाब से अपनी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। लेकिन एक आरोप लगाना एक षड्यंत्र के तहत अभी ऑक्सीजन को लेकर के दिल्ली में जब जांच चल रहा है तो यह स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का दबा करके और केंद्र सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का आधिकारिक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया। समंदर से ला 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 ला, can you hear our voices roar? To the Ganga, climbing the Himalayas.
चल जो हम कर्म कभी चल पड़ते हैं रुकते नहीं rising from the earth we strive tiger stripes to heal and rise here we come it's our time India we're here to fight and if we fall we get back up we're born to win we never stop saying the Hindustani way har pal har dil ye gaye the Hindustani way har pal har dil ye gaye टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय दल से देशवासियों को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है और सभी लोग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों के परिजनों को भी अपने प्रतिभावान बच्चों से पदक की उम्मीदें हैं। रांची की रहने वाली तीरंदाज दीपिका कुमारी भी टोक्यो ओलंपिक में निशाना साधते नजर आएंगी, जिसे लेकर उनके माता पिता खासे उत्साहित हैं। हो रही थी और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दीपिका का जो सफर रहा है वो किस तरीके से कांटों भरा जो सफर था उसे फूल भरा सफर बना है। हमारे साथ बहुत अच्छा लगा और जो भी खिलाड़ी लोग को जो यहाँ पर प्रोत्साहित किए वो भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही प्रोत्साहित देते रहें और बढ़ाते रहें और उन लोग गोल्ड मेडल लाते रहे। आपको कैसे लगता है कि दीपिका इतना मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है तो टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करेगी? हाँ, पूरा विश्वास है। पहले मेरे पास एक खिलाड़ी था, अब 2 खिलाड़ी है, बेटी दामाद दोनों है और ऐसे तो मेहनत बहुत लोग ने कर रही है और मेहनत जो भी मेहनत करेगा फल तो ऊपर वाला देते ही देता है और फल देने वाला तो ऊपर वाला के हाथ में है। तो फल देने वाला पहुंचाया। हम अभी भी ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाते हुए भी मेहनत जो सब कोई मेहनत करता है, बेटी भी मेहनत करती है दीपिका और वो जान गई कि मेरा घर में स्थिति बहुत गंभीर है। जो बच्चा समझ लेगा कि घर का स्थिति मेरा नाजुक है वो जरूर मेहनत करेगा और मेहनत का फल तो रंग एक दिन लाता ही लाता है। तो मेहनत का फल एक दिन रंग लाता है। हमारे साथ दीपिका प्रधानमंत्री जब आज संवाद कर रहे थे तो उन्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका बात, उनका विचार, उनका स्वभाव हर तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हम खुश हैं। किसी तरह हर खिलाड़ी को हौसला जाहिर करें और बच्चों हर खिलाड़ी हौसला जाहिर करते हो खुशी हो और खुश से होकर के वो अपना मेडल दे और मेडल दे करके देश का नाम रोशन करे और खुद को नाम रोशन करे और देश विदेश में नाम कमाए। एक चीज और कि आप जिस तरीके से एक परिवार के जरिए आपने दीपिका को अपने दम पर आप दोनों ने मिलकर आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने कोचिंग की और फिर आगे वो बढ़ी, तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो आपको लगता है कि आपकी बेटी इस बार टोक्यो में देश का नाम जरूर रोशन करेगी और पदक लेकर आएंगी? मेहनत तो बहुत करती है, 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं और मेहनत का रंग हिलाता है और जरूर मुझे विश्वास है कि जहाँ तक कि मेरा बेटी दीपिका पहले थी, अभी मेरे बेटी और दामाद दोनों हैं तो दोनों पदक जरूर लाएंगे। तो पूरी उम्मीदें हम देख सकते हैं कि देशवासियों के साथ माता पिता की भी उम्मीदें हैं कि मेडल इस बार टोक्यो ओलंपिक से देश को तीरंदाजी में जरूर मिलेगा और प्रधानमंत्री ने जो आज लोगों से संवाद किया, उनके परिवार वालों से और खिलाड़ियों से, इससे उनका हौसला और ज्यादा बढ़ा है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। बोकारो हवाई अड्डे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयर टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल मोबाइल एटीसी टावर को इंस्टॉल करने का काम चल रहा है, जिसमें यूक्रेन से आए 2 इंजीनियर सहयोग कर रहे हैं। हवाई अड्डे के रनवे का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक बोकारो से विमान सेवा शुरू भी हो जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिविल इंजीनियर प्रियंका शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण काम शीघ्रता से पूरा करने के वास्ते सभी प्रतिबद्ध हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये मोबाइल एटीसी टावर है
इसको लाया गया है और ये इंस्टॉलेशन के लिए बाहर से टीम आई है हमारी। ओके, हमारे स्लोवाकिया से एक हमारे इंजीनियर्स की टीम है, वहाँ आई है। फिर दूसरे एयरपोर्ट से भी लोग आए हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो दैट इज इन प्रोसेस और ये एक लैंडमार्क होगा यहाँ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के बीच में, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है और इस साल हम जल्दी कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए झारखंड पुलिस ने स्मार्ट डिवाइस बैंक यानी उपकरण बैंक बनाने की विशेष पहल शुरू की है। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा खुद इस काम में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा की पहल पर कोरोना काल में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत स्मार्ट डिवाइस बैंक की शुरुआत सभी जिलों में की गई है। उपकरण बैंक का लाभ उन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने की था जिनके पास स्मार्टफोन, टैब अथवा लैपटॉप नहीं है। ये मतलब जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी है समाज में, उसके कारण ही ये डिजिटल डिवाइड बन रही है और इस डिजिटल डिवाइड का असर ये होगा कि आगे उस इनइक्वालिटी को और बढ़ाएगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो पीछे छूट जाएंगे और इनइक्वालिटी समाज में अपराध का और उग्रवाद का एक अहम कारण है। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा बताते हैं कि स्मार्ट डिवाइस बैंक बनाने में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। वैसे लोग जो अपना स्मार्ट डिवाइस जमा करना चाहते हैं उनका नाम, पता और IMEI नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे इन उपकरणों को ले जाएंगे उनकी जानकारी थानों में रखी जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी किसी पक्ष को ना हो। लोग इनको किसी को दान नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हम अपनी मोबाइल फ़ोन किसी को देंगे और वो अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो हम उसके लिए जिम्मेवार होंगे। लोगों की आइडेंटिटी उस डिवाइस के साथ जुड़ी रहती है। तो पुलिस विभाग इस आइडेंटिटी और जो स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है उसके लिए एक रजिस्ट्री प्रोवाइड करेगी कि आप आकर के थाने में अपना स्मार्टफोन जमा कर दें और जब आप जमा करेंगे तो स्टेशन डायरी में एक एंट्री हो जाएगी कि इस मेक का ये मॉडल IMEI नंबर फलाना, फलाने आदमी, पता फलाना, इसने फलाने तारीख को फलाने समय जमा कर दिया। तो उस डेट और उस टाइम के बाद उसकी जिम्मेवारी उस व्यक्ति की नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से शुरू किए गए इस पहल का राज्य के विभिन्न जिलों में सकारात्मक असर भी दिखने लगा है। विभिन्न थानों में शुरू उपकरण बैंक में आम जनता का सहयोग तो मिल ही रहा है। कई वरीय पुलिस अधिकारी के साथ कनीय पुलिसकर्मी भी उपकरण बैंक में स्मार्ट डिवाइस जमा कर रहे हैं। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। जामताड़ा में इस कड़ी में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा के तहत मेले का आयोजन कर ग्रामीणों को बढ़ती आबादी के दुष्प्रभावों से जागरूक किया गया। संख्या नियंत्रण पखवाड़ा के तहत समूचे झारखंड में लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेला का आयोजन कर स्थानीय लोगों को जनसंख्या को नियंत्रित करने के वास्ते जागरूक और प्रेरित किया गया। परिवार कल्याण संसाधन जो है सो दो तरह का होता है, एक परमानेंट मेथड हो गया, एक टेम्पोररी मेथड। परमानेंट मेथड में हम लोग महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी करते हैं और टेम्पोररी मेथड में जो है सो कॉपर टी हो गया, माला डी हो गया, माला चक्र होता है। सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से जारी जन जागरूकता अभियानों से अब लोगों की सोच बदलने लगी है और वे भी अब छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा पर अमल कर रहे हैं। मेला जो कि 11 जुलाई से शुरू हुआ है, 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलेगा। इसमें परिवार संतुलित रखने के लिए सारे उपाय जैसे माला या निरोध, छाया, अंतरा, आयुषी, फिर बंध्याकरण, नसबंदी, सारे इससे लोग जितना अधिक से अधिक फायदा ले सके। झारखंड समेत देश भर में बढ़ती आबादी से प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिससे मानव जाति को तरह तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। जन सामान्य अगर जनसंख्या नियंत्रण के मर्म को समझ ले तो बेवजह परेशानियों से बचा जा सकता है।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में सर्वाधिक 24.6 डिग्री वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 20 जुलाई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। राज्य में 17 और 18 जुलाई को कहीं कहीं वज्रपात और आंधी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिमडेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों और महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति अनवरत जागरूक किया जा रहा है। इस सिलसिले में सदर प्रखंड के बीरू में सैनिटरी पैड का वितरण हुआ। सिमडेगा के सदर प्रखंड के बीरू में समाजसेवी युवा प्रेम कुमार और एक गैर सरकारी संस्था की मदद से महिलाओं और किशोरियों को पैड बांटे गए और उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर प्रेरित किया गया। तो हमारे गांव में बहुत सारी जरूरत महिलाएं हैं, तो उन लोगों को, आप लोगों को पता है कि मैं लड़कियों को और महिलाओं को जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। तो आज मैं हमारे बीरू गांव के किशोरियों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस दौरान स्थानीय मुखिया देवी ने स्वस्थ समाज के निर्माण के वास्ते सामूहिक प्रयास पर जोर दिया और ऐसे सभी कामों में सहभागी बनने की इच्छा जताई। के घर के आंगन में सभी को प्रेम के द्वारा पेट बांटा जा रहा है, क्योंकि कपड़ा में सबको बीमारी होता है और इससे बहुत सुरक्षित रहते हैं पेट से, इसीलिए हमेशा बीच बीच में वितरण करते रहते हैं हम लोग का प्रेम जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामूहिकता की ताकत से ही समाज का नव निर्माण हो सकता है। तंदुरुस्ती को 1000 नियामत की संज्ञा दी जाती है। आधी आबादी अगर स्वच्छता को अपनाकर स्वस्थ और निरोगी रहे तो वे बेहतर तरीके से देश, समाज और परिवार के विकास में योगदान दे सकती हैं। सिमडेगा से मनोज सिन्हा, मन्नू की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28% हुआ। ग्रामीण भारत के विकास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विशेष फोकस। कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने ली शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक गणमान्य लोग बने गवाह। मुख्यमंत्री ने रांची में धुमकुड़िया भवन निर्माण की रखी आधारशिला। जनजातीय समुदाय की कला संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण पर दिया बल। और कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का दौर जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भेजकर दिए कई निर्देश। कोविड अनुकूल व्यवहार के अमल पर जोर।